क्रांति का आधार। समय पर सही सेवा कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाबहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि मैं और हम में कौन आगे बढ़ रहा है। आज राहुल गांधी के भाषण में इनको लग रहा है कि अंग्रेजी की बजाय अगर वो हिंदी में बोलते तो शायद वो अपने को ज्यादा कनेक्ट कर पाते जनता से, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की। खैर, मैं लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, ये शाह साहब का अपना मत हो सकता है, क्योंकि भाषा का तो महत्व होता है। अगर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं तो बड़ी आबादी जिस भाषा में सोचती है और समझती है उसमें तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये आपका भी मत है, लेकिन ये सीआईआई के कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, वो कोई पब्लिक मीटिंग। साहब ने कहा कि वहाँ बैठे हुए लोग हिंदी समझते थे। नहीं, बहुत लोग साउथ से थे वहाँ पर, ऐसे कोई बात नहीं है। साउथ से थे, महाराष्ट्र से थे, केरल से थे, वहाँ पर इंडस्ट्रिस्ट पूरे देश का समावेश था। और जितने लोग गए हैं वहाँ पर सभी लोग अंग्रेजी में ही भाषण दिए हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अरुण जेटली साहब को भी जाना था शाम को, चाहे अभी उनका रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सभी लोग अंग्रेजी में बोलते रहे। और सीआईआई के यह ट्रेडिशन रहा, एक फिक्की में जो लोग अंग्रेजी उतनी अच्छी से नहीं बोल पाते हैं वो बोलते हैं, वो जो भी हो, भाषा हिंदी जरूर होनी चाहिए पब्लिक ये में, लेकिन ये अपना चॉइस की बात है। लेकिन हमको उससे ज्यादा सब्जेक्ट मैटर की बात करनी चाहिए, ये ऐसा मैं समझता हूँ। और सब्जेक्ट मैटर में जब उन्होंने, राहुल गांधी ने समग्र विकास की बात कही, डिवैल्यूएशन ऑफ पावर की बात की, जिसकी महात्मा गांधी भी वकालत करते थे। ऐसा है कि 100 साल जो पहले बोला वो अमर वाक्य बोल दिया, आज जो कोई बोल रहा है वो गलत बात बोल रहा है, ऐसी नहीं हो सकती बात। और उसने जो सबसे बड़ी बात कही इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां पर, जिसका मैं पक्षधर रहूंगा, उन्होंने चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, उसने कहा कि आपके बैलेंस शीट का विकास देश का विकास नहीं है। जो विकास होना चाहिए कि आपने कितने जॉब क्रिएट किए, आपके अगल बगल के लोग, अगर आपकी इंडस्ट्री खुशहाल है तो अगल बगल के लोग कितने खुशहाल हो रहे हैं। कोई नई बात थी क्या? नहीं, बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के मुंह पर बोल के ये बोले कि आपको इसकी ये काम करनी चाहिए। राहुल गांधी के सामने किस इंडस्ट्रियलिस्ट की, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई इतने बड़े हैं कि उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के मुंह पर वो बोलने में कम से कम कमजोर हो। नहीं, सवाल है कहा कि मुंह पर बोलने की बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट की बात है। ये सीआईआई में कॉन्सेप्ट की, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो एक एमपी है और वाइस प्रेसिडेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन सीआईआई ने भी उनको फ्यूचर लीडर ऑफ द नेशन के रूप में एक्नॉलेज करते हुए बुलाया। जिस तरह से बाकी लोग लीडर ऑफ अपोजिशन है, अरुण जेटली, उनको बुलाया राज्यसभा में, तो वो स्थिति है। और उस पर वो भाषण अपना दे रहे थे। उन्होंने डिवैल्यूएशन ऑफ पावर की बात की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात की है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात है और वो एक अपना कॉन्सेप्ट दिए। और उसमें अगर आप ये बोल दें भाई कोई कि भाई उसने कहा कि भाई सरकार, अगर सरकार में कोई भी खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है तो उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को बेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी कोई इंडस्ट्रीज लगाया तो आपको बिजली में इतना माफी दे दिया, किसी को बाकी दे दिया, किसी को जमीन फ्री में दे दिया, उस तरह की बात नहीं किया। ठीक है, आज राहुल गांधी जी बहुत स्टेट्समैन की भूमिका में दिख रहे थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो ईमानदारी से स्वीकार कर रहे थे कि मैं एक परिवार का मुझे लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें सब लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए आशुतोष जी, राहुल गांधी जो हैं वो बड़ी मुश्किल से और एक लंबे इंतजार के बाद कहीं ऐसे पब्लिक इंटरफेस में आते हैं, और जब भी आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ये ऐसा कहेंगे जिसमें राहुल गांधी की छाप दिखेगी। क्योंकि राहुल गांधी जो सामने एक व्यक्तित्व दिखते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक काम कर रहा होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो जो बात कहें उसमें उस थिंक टैंक की कोई भूमिका दिखे। पर बड़ी अफसोस होता है कि राहुल गांधी जब भी पब्लिक इंटरफेस में ऐसे आते हैं, बहुत एवरेज बात करते हैं, बहुत एवरेज विजन होता है उनका। और आज जो होना था, जो सहाय साहब कह रहे थे, मैं तो उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ठीक है सीआईए का मीटिंग है, उसमें इंग्लिश में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलना ही चाहिए, ऐसा होता है, सीआईए में लोग बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज जो उनका पूरा पर्पस मुझे दिखा, जिसकी पिच कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बिछा दी थी कि सरकार और सरकार से अलग दो पावर सेंटर्स,
आज राहुल गांधी की पूरी बात में कहीं ना कहीं ये बात दिख रही थी कि सरकार जो कर रही है उससे मेरा लेना देना नहीं है, मेरे पास एक विजन मैप है। अरे भैया, इस विजन मैप की बात आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे, तब भी आप इतने ही पावरफुल थे, तब भी आपकी बात उतनी ही डंके की चोट पे सुनी जाती थी। आप ये विजन मैप उस समय क्यों नहीं लेकर के आए? आज 10 साल के बाद में जब आप चुनाव में जा रहे हैं और आपका मुकाबला एक ऐसे आदमी से हो रहा है जो कह रहा है कि एक राज्य को मैंने स्वर्ग बना दिया है, उस आधार पे मुझे जिताओ और उस आधार पे मैं क्लेम करता हूं कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अजय जी, लेकिन मैं आपको अजय जी रोक रहा हूं। वहां पे मुझे वहां पे राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे हैं कि एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता है। 10 साल में इस देश को चलाने के बाद, तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने के बाद, एक राज्य को भी आधार बनाकर अगर राहुल गांधी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जिसके मिसाल पे आप कहें कि हां ये रास्ता होता है। आज भी वो थ्योरी की बात, क्या वो न्यूटन है? क्या आपको लगता है आइंस्टाइन है? वो जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं, कोई बहुत नया चीज उन्होंने इजाद कर दिया जो CIA के फोरम से बोल रहे हैं, बहुत एवरेज बात थी। उन्होंने, हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने अगर ये कहा कि एक आदमी को अगर बहुत पावरफुल बना भी दोगे तो भी जो हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है समाज में, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी लोगों के बारे में सोचने का एक सिस्टम बनाया जाए और सबको हर जगह पे जिसको एम्पावर होना चाहिए उसको किया जाए। ये आपको एवरेज थ्योरी लग रहा है? इस देश में इस तरह की पॉलिटिकल थॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के सबसे ज्यादा अगर मौका किसी के पास में रहा है तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार के पास में रहा है। अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो पाया, इस देश का विकास नहीं हो पाया, इस देश की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार जिम्मेदार है। और इसीलिए उनको सफाई देना पड़ता है कि आप मुझे मेरे परिवार से जोड़ के मत देखिए। उस परिवार से अगर माइनस कर दिया जाए तो राहुल गांधी के पास ऐसा है क्या जिसकी हम चर्चा करेंगे? शक्ति जी, राहुल जी के पास न विजन है और परिवार को माइनस कर दिया जाए तो जीरो है। पूर्णतः सहमत हूं, कहीं इसमें सुबह ही नहीं है जो बात भाई अजय जी ने कही है। मेरा तो यह मानना है कि जितनी ताकत राहुल गांधी के पीछे पिछले 10 साल से लगी है, जितनी ऊर्जा, जितने थिंक टैंक, थिंकर्स और जितना पैसा लोगों का जो एक्सचेकर्स का पैसा उनके ऊपर लगाया जा रहा है उनको नेता प्रोजेक्ट करने के लिए। शक्ति रोक रहे हैं हम आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अतीकुर रहमान बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। आवाज सुन रहे हैं हम आपकी, बोलिए। 9 साल से राहुल गांधी ने क्या विकास किया है? शुक्रिया आपका। ठीक है, राहुल गांधी विकास कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई मौलिक सोच या विजन नहीं है। और जो इतने थिंक टैंक्स हैं वो अपने राजनीतिक। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कोई मौलिक सोच नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि एक आदमी को मौका दीजिए हम बदल देंगे। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको इस तरह से बात करने से बात नहीं बनेगी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। समाज की अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं वो कैसे एम्पावर हों, उसके लिए व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये कौन सी नई बात वो कह रहे हैं? और उनको अब उनके अपने पिताजी के भाषण, आज से 20 साल पीछे के भाषण जो हैं, 84, 85, 86 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो उठा के देख लेना चाहिए था। और सेम यही लाइन राजीव गांधी ने बोला करते थे। शब्द भले अलग हो सकते हैं लेकिन जो मुद्दा था यही था। लेकिन 20 सालों में या 30 सालों में, पिछले 3 दशक में कांग्रेस की सरकार भी रही इस देश में, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन लाया है कांग्रेस पार्टी ने इस दिशा में? एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोलिए जनाब। राजधानी दिल्ली से। मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि मैं और हम की बात आप कर रहे हैं, तो अगर जिम्मेदारी उठानी है और जिम्मेदारी उठाने में आता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ और कुछ करता हूँ, और जब घोटाले छुपाने की बात आती है तब हम की बात आती है कि हम सब मिलकर किसी एक का घोटाला छुपा जाए। और नंबर 2 कि अगर नरेंद्र मोदी आगे आ रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं और की बात कर रहे हैं, तक नहीं पहुंच रही है, क्या है उनके पास विजन है, उन्होंने करके दिखाया है। आपकी आवाज, आप दोबारा सवाल पूछिए। अभी आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही है, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। कमल जी, देखिए, मैं कहूंगा कि इस भाषण में जो सबसे बड़ी बात आई, एक पॉजिटिव ये कहूंगा मैं इसमें
कि राहुल गांधी पहली बार इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए और उसमें जो पहली बात उनकी जो वो रही कि वो उनकी स्पीच में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अब आ रहा है जो कि पहले नहीं था, और वो पहली बार दिखाई दे रहा था कि इतना लेवल को एक स्टेज पर पहुंचे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो बहुत बड़ी बात साबित हुई वो ये हुई कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। ये इस बात को उन्होंने खुलकर कह दिया एक तरह से। तो उससे एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, जब उन्होंने कहा मैं एक परिवार में पैदा हुआ, यहां हूं, जब उन्होंने बोतल को उठा के रखा, मुझे यहां रख दिया गया कि आपको इस पैरामीटर में काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं हार्ड नोज पॉलिटिशियन नहीं हूं, ये शब्द उन्होंने उपयोग किए, 2-3 बार उन्होंने उपयोग किए, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो यू आर हार्ड नोज बिजनेसमैन, आई एम नॉट हार्ड नोज पॉलिटिशियन। तो जो व्यक्ति एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो सवाल ये है कि क्या एक रिलक्टेंट व्यक्ति, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर के पद को जब वो सुशोभित करेगा, यदि करता है तो क्या उसको जस्टिफाई कर पाएगा? क्योंकि ये बात उन्होंने खुद ही कही जब उन्होंने बॉम्बे का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि पैशन होना चाहिए। तो उसी तरह से जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कमल जी वो ये भी सवाल उठा रहे थे बार बार कि मैं जब अपने पत्रकार बंधुओं से, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। नहीं, कमल जी वो भी ये भी कह रहे थे कि जब पत्रकार हमसे पूछते हैं कि आप राहुल जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि मैं ये मेरे लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है और मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि देश में कुछ बदलाव आए। तो ये सोचना क्या बुरी बात है? यहाँ इसका मतलब वो रिलक्टेंट हो नेता है? हाँ, निश्चित रूप से रिलक्टेंट नेता है। जब आप कहेंगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर होने में का चाव नहीं है, मुझे यहां रख दिया गया क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हुआ, जो वो बात, तो आप रिलक्टेंट होकर प्राइम मिनिस्टर के पद को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो आप बार बार ये मैं और हम की बात कर रहे हैं, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। आपने 72nd और 73rd अमेंडमेंट करके पावर दे दिया, डिवोल्यूशन ऑलरेडी कर दिया प्रधानों को। अब उसके बाद आप क्या पूरी डिसीजन मेकिंग में 100 करोड़ लोगों को लगाएंगे? आफ्टर ऑल एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर दिशा देता है, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानों को पावर तो दिया, लेकिन आज भी वो हमारी बात चाहते हैं कि एमपी साहब का क्या आदेश है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो व्यवस्था है स्थानीय स्तर पे, वहां प्रधान की चल नहीं रही है। देखिए, ये बात जायज हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा दर्शन हो। और मैं एक दूसरी बात इसमें कहना चाहूंगा, इस देश में जिसको भी पॉलिटिकल पावर मिलती है, वो पॉलिटिकल पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं होती है। वो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल एरोगेंस के लिए होती है। पहले जो एमपी और एमएलए राजा हुआ करते थे देश में, छोटे छोटे राजा जमींदार, अब वो प्रधान भी एक जमींदार हो गया है। वो छोटा जमींदार है, 20 बीघे का मनसबदार हो गया है, एक बड़ा जमींदार हो गया है, एक उससे बड़ा जमींदार है। तो इस देश में उतनी पॉलिटिकल करप्शन बढ़ती है जितने आप पॉलिटिकल सेंटर खड़े करते हैं। और मैं इस एक बात को और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप एक ऑफिस में देखें और 4 पावर सेंटर बना दें, तो 4 पावर सेंटर से एक ऑफिस नहीं चलता है। आप 1 बिलियन लोगों को कह रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में जुटेंगे, तो देश कहां से चलेगा? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? लगता है फिर संपर्क खत्म हो गया है, क्योंकि हम इधर बहस में रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें अंबिका जी, क्योंकि अब मौलिक सवाल इन्होंने उठा दिया है। ये लगता है कि मोदी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कमल जी। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता।
बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है।